हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहित त्रिपाठी है और आज से हम लोग जो हमारा एकेडमिक सेशन है आईसीएससी 9th और सीबीएसई 9th दोनों का एक कंबाइंड क्लास स्टार्ट करते हैं। जहां पर आपके डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स होंगे वहां पे क्लासेस डिफरेंट हो जाएंगी। जहां पे हमारा कंबाइंड चैप्टर होगा वहां पे हम लोग इस क्लास को कंबाइन करेंगे। जैसे आज की क्लास है तो इस क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, दोनों ही क्लासेस का, चाहे वो सीबीएसई 9th हो चाहे वो आईसीएसई 9th हो, दोनों में सेम चीजें आपको पढ़नी है, बस चैप्टर्स के नाम डिफरेंट डिफरेंट हैं। ठीक है। जहां पे सीबीएसई 9th के अंदर इस चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम है, आईसीएसई 9th के अंदर सेम चैप्टर आपका है, सेम टॉपिक्स हैं, सारी चीजें सेम है, बस उसका नाम है रैशनल इरेशनल। कुछ चीजें हैं जो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि आपको वो चीजें भी पढ़ने को मिलेंगी जो आपके सेशन में नहीं है, आपकी क्लासेस में नहीं है, लेकिन वो आपके लेवल की ही है। तो आपको यहाँ पे सारा कंटेंट पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्लास। तो जैसा कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। हमें पता है कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं। जब आप लोगों ने कैलकुलेशंस किए होंगे छोटी क्लासेस में तो आपने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स यूज किए होंगे। लाइक आपने डेसिमल नंबर्स यूज किए, आपने नॉन डेसिमल नंबर्स यूज किए, फ्रैक्शनल नंबर्स यूज किए, नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स यूज किए, बहुत टाइप के नंबर्स। तो हम लोग अपना ये जो क्लास है इसको स्टार्ट करते हैं उन्हीं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स को समझने के लिए। ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारा एक कर्टन रेजर क्लास है, हम लोग आज से ही आपका ये पूरा जो सेशन है आईसीएससी 9th और सीबीएसई 9th का पूरा सेशन, आज ये उसका पहला क्लास है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से चीजें एकदम स्टार्ट होती हैं, एकदम इनिशियल लेवल। और वो इनिशियल लेवल है, जैसे हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहली जो चीज है वो तो आपका यही निकल के आता है दैट व्हाट इज अ नंबर। जब हम नंबर की बात करते हैं तो बेसिकली ये नंबर है क्या। अब नंबर क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नंबर क्या है ये समझने के लिए हमको इस चीज में भी देखना पड़ेगा कि नंबर का यूज हमारे लिए क्या है, हम नंबर्स की बात ही क्यों करते हैं। ठीक है। तो नंबर्स हैं क्या, देखिए बेसिकली हमारा जो रूटीन लाइफ है, जो हमारा डेली लाइफ है, उसमें हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो आज की बात है, आप इसको छोड़ दो, आप और पुराने टाइम पे चले जाओ। शुरुआत से अगर हम नंबर्स की बात करें तो आज तो हमारे पास नंबर्स हैं। ठीक है। मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूं, बट आप फिर भी अवेयर हो नंबर्स के साथ में। लेकिन एक ऐसा टाइम भी था जब हमारे पास नंबर थे ही नहीं। क्या तब किसी तरह का कैलकुलेशन नहीं होता था? बिल्कुल कैलकुलेशन होता था, तब भी कैलकुलेशन होता था। तब कैलकुलेशन का तरीका क्या होता था, कोई वो प्रोसेस का यूज करते थे, वो एक मेथड का यूज करते थे जिसके जरिए वो कैलकुलेशन करते थे। जैसे मैं आपको छोटी सी स्टोरी, आप कह लो उसको, छोटी सी एक स्टोरी है वो सुनो और समझो कि नंबर्स का हमारी लाइफ में सिग्निफिकेंस क्या है और जब नंबर्स नहीं थे तो कैलकुलेशंस कैसे किए जाते थे। ठीक है। जैसे पुराने टाइम पे क्या होता था कि लोग, जैसे जो आदिमानव होते थे, एंशिएंट मैन होते थे, वो अपने एनिमल्स को, अपने कैटल को ले गए चराने के लिए, खाना खिलाने के लिए, घास खिलाने के लिए। वहां पे उन्होंने उनको छोड़ दिया। अब वो इधर उधर टहलते हुए शाम को जब वापस आए तो उसमें से कुछ एक कम हो जाते थे। अब जो ये कुछ कम हो गए तो उनको उस वक्त उसको रिप्रेजेंट करने का, उसको जानने का कोई मेथड नहीं था। क्यों? क्योंकि तब किसी तरह की शायद लैंग्वेजेस नहीं बनी थी, किसी भी तरह के सिंबल्स नहीं बने थे, कोई आपके उसके बाद डिजिट्स नहीं थे जिसके थ्रू वो कैलकुलेशन कर पाए। ठीक है। लेकिन फिर भी वो कैलकुलेशन करते थे। वो क्या करते थे, वो कुछ पेबल्स रख देते थे, पत्थर। इस तरह से उन्होंने कुछ पेबल्स रख दिए और हर एक पेबल के सामने एक उन्होंने एनिमल, एक अपना कैटल या जानवर उन्होंने खड़ा कर दिया। उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब वो लोग चले गए जंगल में। वहां से जब वो वापस आते थे तो अगर से कोई एक कैटल उसमें वापस नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने हर एक जानवर को एक पेबल के सामने, एक पत्थर के सामने फिर से खड़ा कर दिया। अगर कोई जानवर मिसिंग है तो क्या होगा, एक पेबल वहां पे खाली मिलेगा। मतलब उनको पता चल गया कि भाई एक जानवर हमारा कम है। लेकिन अब ये तरीका तो ठीक था, उन्होंने अपने लिए कर लिया। इस तरह के और भी तरीके उन्होंने देखे होंगे। लेकिन क्या इसी के साथ वो रहते? अगर वो इसी के साथ रहते, ऐसी प्रोसेस के साथ रहते, किसी भी तरह के डिजिट्स नहीं बनाए जाते, सिंबल्स नहीं बनाए जाते, तो प्रॉब्लम ये होती, डेवलपमेंट नहीं होता। अब आपको लग रहा होगा नंबर्स का डेवलपमेंट से क्या रिलेशन है? बहुत तगड़ा रिलेशन है। बहुत से ऐसे साइंसेस होती हैं, बहुत से ऐसे काम होते हैं हमारे आसपास जो डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं और वो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। इवन आप कह सकते हो कि आज का जितना भी इन्वायरमेंट आपके आसपास है ये सब कैलकुलेशन बेस्ड है। अगर ये नंबर्स नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशंस नहीं होते, आपकी ये डिफरेंट टाइप की जो पढ़ाई आप करते हो, ठीक है, आप फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, बायो ले लो, ये कुछ नहीं होता। दैट मीन्स
आज की डेट में डेवलपमेंट आपका बहुत पीछे होता, या कह लो होता ही नहीं, हम आज भी आदिमानवों की तरह ही रह रहे होते। तो ये जो रॉकेट साइंस है, ठीक है, हम रॉकेट भेजते हैं, सैटेलाइट है, वहां से फिर आपके जो डिफरेंट डिफरेंट आप मोबाइल यूज करते हो, इंटरनेट यूज करते हो, ये सारी चीजें हैंडल होती हैं। तो ये सब बहुत ही माइन्यूट कैलकुलेशन के बाद इस्टेब्लिश होता है, और कैलकुलेशन के लिए हमको कहीं ना कहीं नंबर्स की जरूरत पड़ती है, सिंबल्स की जरूरत पड़ती है। तो ये तो हमारा सिग्निफिकेंस हो गया हमारी लाइफ में नंबर्स का, डिजिट्स का, ठीक है। तो मतलब मान के चलो कि जो नंबर सिस्टम है आपका, वो पूरा आपका एक तरह से डेवलपमेंट का एक बेसिक्स क्रिएट करता है, क्राइटेरिया क्रिएट करता है, ठीक है। चलिए अब नंबर्स पे आते हैं। नंबर्स होता क्या है? बेसिकली जो नंबर है आपका, ये एक सिंबल होता है, ठीक है। नंबर आपका एक सिंबल होता है जो आपका डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने में काम आता है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं दैट नंबर्स आर सिंबल्स और पिक्चर्स, ठीक है। आप इसको पिक्चर भी तो बोल सकते हो भाई। नंबर्स क्या होते हैं? एक तरह के पिक्चर्स होते हैं। नंबर्स आर पिक्चर्स टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, ठीक है, टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो एक सिंबल होता है उसको हम डिजिट बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया ये, तो आपको पता है कि इसको हम इतने से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो यही आपके डिजिट्स हैं अगर हम बहुत बेसिक लेवल पे जाके देखते हैं, ठीक है। अब इस तरह के बहुत सारे नंबर्स हैं। जब आपने पढ़ना शुरू किया, आप अभी तक जितनी भी चीजें आपने 6, 7, 8, इवन उससे छोटे जब आप स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हो, आपने बहुत से टाइप के नंबर पढ़े। कौन कौन से नंबर्स आपने पढ़े एक बार देखो। आप आपने जैसे 2 पढ़ा, आपने पढ़ा 4, ये कुछ टाइप ऑफ नंबर हैं, तो आपको लग रहा है ये तो सेम टाइप के नंबर हैं, बिल्कुल सेम टाइप के हैं। आपने कुछ ऐसे नंबर्स पढ़े, अब थोड़ा डिफरेंट हुआ ना। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ डेसिमल नंबर्स भी आने लगे। हमने कुछ डेसिमल टाइप के नंबर्स पढ़े। डेसिमल टाइप के नंबर्स के बाद हम आते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स पे। तो हमारे पास इस तरह के नंबर्स आ गए। अब यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं, ठीक है। कैसे अलग अलग है? आपका जो ये वाला फ्रैक्शन है, अगर इसको मैं डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, ठीक है। 5 को आप 2 से डिवाइड करोगे और आपको रिमाइंडर में 0 मिलेगा। लेकिन अगर हम 10/3 पर आएंगे, तो इसको अगर आपने डिवाइड करना शुरू किया, तो आपका कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। मतलब 3.333 एंड सो ऑन, कभी भी आपको डेसिमल्स में रिमाइंडर में 0 नहीं मिलेगा। मतलब ये आपका डिफरेंट टाइप का नंबर हो गया, ठीक है। तो फ्रैक्शन नंबर्स आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं। और नंबर्स देखते हैं हम, कुछ और डिफरेंट टाइप के हैं क्या नंबर। मैंने लिखा √25, तो तुरंत आपको आंसर मिलेगा, अच्छा ये तो 5 होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं √5, तो क्या आप √25 के जैसे √5 का आंसर दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, ठीक है। मतलब हो सकता है कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा ऐसा भी हो जो कहे नहीं मुझे तो आता है देना, तो मे भी आप, बट डेसिमल में आएगा ना, और वो जो डेसिमल आएगा वो भी एक डिफरेंट टाइप का डेसिमल होगा, ठीक है। डेसिमल्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे आप यहाँ छोटा सा एग्जांपल लो, ये टर्मिनेटिंग है बट ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो डेसिमल्स भी अलग अलग टाइप के नंबर है। 25 आपका अंडर रूट अलग है, √5 आपका एक डिफरेंट टाइप का नंबर हो गया। मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर हैं। तो हम क्या करते हैं, इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स को कैटेगराइज करते हैं, और ये जो डिफरेंट टाइप के नंबर्स का पूरा ग्रुप है, इसीलिए हम इसका नाम क्या रखते हैं, इसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। दोनों क्लास के बच्चे, चाहे वो सीबीएसई हो या आईसीएसई हो 9th के, आपको अल्टीमेटली रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स ही पढ़ने हैं, बस चैप्टर्स के नाम अलग अलग है, ठीक है। चलिए, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स का ग्रुप है, इसी को हम बोलते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम इसलिए क्योंकि जब सिस्टम होता है, सिस्टम बहुत सी चीजों से कंपोज होता है, बहुत सी चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो नंबर्स देखते हैं। अब देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के नंबर्स को हम कैटेगराइज कैसे करते हैं, इन नंबर्स के नाम क्या हैं, हर एक कैटेगरी में किस किस टाइप के नंबर्स आते हैं, क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे फर्दर कैलकुलेशन में, ठीक है। चलो, तो कहानी शुरू करते हैं अपने नंबर सिस्टम की। और दुनिया में जितने भी टाइप के नंबर हैं, जितने भी टाइप के नंबर आपने आज तक जाने हैं, देखे हैं, उन सारे नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। आपको एक पूरा ट्री बना के दिखा रहा हूं, इस ट्री को आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। और इसी के थ्रू आप आगे का पूरा टॉपिक ये पढ़ोगे। तो जितने भी टाइप के आज तक आपने नंबर्स देखे, उन सारे नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। जितने भी नंबर्स आपने देखे, आपका वो डेसिमल नंबर हो, फ्रैक्शनल नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, इवन हो, ऑड हो, प्राइम हो, कैसा भी नंबर आपने आज तक देखा, वो सारे नंबर आपके रियल नंबर बोले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अब रियल नंबर्स को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक पार्ट का नाम रखा गया रैशनल,
और जो दूसरे आपके नंबर्स बचे उनका नाम रखा गया इरेशनल। ठीक है, ये जो कैटेगराइजेशन है ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जितना आपका बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएगा, आप जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ोगे आपको उतना ही चीजें इजी मिलती जाएंगी। तो अगर बेसिक्स में कहीं भी थोड़ी सी वीकनेस रह गई तो आगे बेटा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो रियल नंबर्स यानी दुनिया के सारे नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं, और रियल नंबर्स आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक टाइप के नंबर्स को बोलते हैं रैशनल, और जो सेकंड टाइप ऑफ नंबर है उनको हम बोलते हैं इरेशनल। अब रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो रेशियो वर्ड से मिलके बनते हैं, और रेशियो का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, या फिर आप उसको रेशियो फॉर्म में ऐसे भी करके लिखते हो। ठीक है, तो वो चीज एक ही है। तो जो रैशनल नंबर्स हैं वो आपके रेशियो फॉर्म से मिलके बनते हैं, रेशियो वर्ड से बनते हैं। इसका मतलब है कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है दैट q शुड नॉट इक्वल टू 0। सो इफ अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इसका मतलब वो नंबर आपका रैशनल हो जाएगा। ठीक है, अब जो नंबर्स आपके बचे वो आपके इरेशनल हो गए, तो अभी तक हम ये बोल सकते हैं कि इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इरेशनल नंबर की कोई एक डेफिनेशन नहीं है जो अभी मैंने बोली, इसके अलावा भी डेफिनेशंस हैं। तब तक स्टार्टिंग के लिए आप ऐसे समझ लो कि वो नंबर्स जिनको आप p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल। या फिर आपके लिए और सिंप्लीफाई कर देता हूं, ऐसे नंबर्स जिनका आप अंडर रूट नहीं निकाल सकते। ठीक है, आपके लिए ऐसे नंबर्स जैसे अगर मैं बोलता हूं अंडर रूट 25, तो भाई अंडर रूट 25 तो आपका 5 आता है, इसका मतलब ये इरेशनल नहीं है, ये इरेशनल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलता हूं अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 का आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। अगर अंडर रूट 5 का आंसर आप नहीं निकाल सकते, इसका मतलब जो आपका अंडर रूट 5 है वो कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल। तो इरेशनल नंबर्स की जो डेफिनेशंस हैं वो एक डेफिनेशन फिक्स नहीं है, ना तो आपको फिक्स होना है। ठीक है, आपको मैंने दो डेफिनेशन एक तरह से यहाँ पे समझा दी। एक डेफिनेशन, जो नंबर्स हमारे रैशनल नहीं है, जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं इरेशनल। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल। सेकंड डेफिनेशन, अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं आता, अगर मैंने बोला अंडर रूट 25 तो आपने बोला 5, मैंने बोला अंडर रूट 16 आपने आंसर दिया 4, तो ये नंबर्स तो रैशनल हो गए ना, ये इरेशनल नहीं है। इरेशनल नंबर्स ऐसे हैं जैसे मैंने बोला अंडर रूट 5, अब अंडर रूट 5 का आंसर आपको नहीं पता, तो इसका मतलब ये नंबर आपका इरेशनल है। मैंने बोला अंडर रूट 3, ये नंबर हमारा क्या है, इरेशनल है। तो इरेशनल नंबर्स का मतलब है कि अगर हम अंडर रूट को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, दैट मींस हमारा जो नंबर होगा वो इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा भी डेफिनेशंस हम देखेंगे, तब तक आपको ये दो डेफिनेशंस ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रैशनल नंबर्स पे। रैशनल नंबर जो आपका होता है वो फिर से आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, रैशनल नंबर आपका फिर से आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, और वो पार्ट्स क्या हैं, एक पार्ट आपका है नॉन फ्रैक्शनल। ठीक है, एक पार्ट को हम बोलते हैं नॉन फ्रैक्शनल, और एक पार्ट जो आपका बचा उसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल। तो आपका रैशनल नंबर फिर से दो तरह से लिखा जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं हम उनको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और हम उनको बिना फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जहां पे वो नॉन फ्रैक्शनल हो जाएगा हम उसका नाम रखते हैं इंटीजर। ठीक है, वहां पे उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर। और इंटीजर आपका z या फिर i, लेकिन कैपिटल लेटर से ध्यान रखना। ठीक है, तो इसी तरह से जो आपका रैशनल नंबर है ये आपका q से रिप्रेजेंट होता है, और जो इरेशनल नंबर है ये आपका q बार से, इवन कहीं कहीं पर उसको t से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर के लेटर्स होते हैं और ये हमेशा कैपिटल लेटर में होंगे, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, रियल नंबर पे आ जाते हैं तो इसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो आपका नॉन फ्रैक्शनल नंबर हो गया z, और आपका या फिर उसको हम कैपिटल I से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जो फ्रैक्शनल नंबर हैं। अच्छा, रैशनल नंबर को फ्रैक्शन या नॉन फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब भी क्या है जरा समझ लो। मैंने अगर लिखा 5, तो भाई 5 तो 5 है, लेकिन अगर मैं इसको लिखता हूं 5 डिवाइडेड बाय 1 तो गलत तो नहीं है, ये भी सही है। मतलब अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं दैट मींस ये फ्रैक्शनल नंबर है, लेकिन अगर इसको बिना डिनोमिनेटर के लिखते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल नंबर हो गया, ये आपका सॉरी नॉन फ्रैक्शनल हो गया। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है, फ्रैक्शनल नंबर आपके फ्रैक्शंस के फॉर्म में होते हैं, लाइक 3/2 हो गया, 10/3 हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके फ्रैक्शंस हैं, इनको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं नॉन फ्रैक्शनल मतलब इंटीजर्स पे। इंटीजर्स आपके फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरा कैटेगराइजेशन समझना। ठीक,
इंटीजर्स जब दो पार्ट में डिवाइड होंगे तो उसमें एक पार्ट को बोलेंगे होल नंबर, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं होल नंबर, और होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू के साथ में, ठीक है। होल नंबर हमारे क्या होते हैं, अच्छा अभी नहीं, अभी एक चीज बचती है और वो है आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो भी आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, एक आपका हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर, मींस इसको हम बोलेंगे z प्लस, या फिर इसको आप बोलोगे सॉरी z माइनस या फिर i माइनस, ठीक है, z माइनस या फिर आप इसको बोलोगे i माइनस, ठीक है। और एक आपके हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स जिसको हम बोलेंगे z प्लस या फिर i प्लस, ठीक, ये आपका हो जाएगा z प्लस या फिर आप इसको क्या बोलोगे i प्लस, ठीक है। तो ये आपका फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक। ध्यान रखना है ये पूरा पार्ट आपका नॉन फ्रैक्शनल है, मतलब डिनोमिनेटर में हम कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इवन आपका डेसिमल्स भी नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ आपका ये नंबर्स होंगे, लाइक 2 हो गया, 4 हो गया, -3 हो गया, वो आपका नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। फिर पॉजिटिव इंटीजर आपका एक पार्ट में और फाइनली डिवाइड होगा, जिसमें से आपका एक पार्ट बनता है होल नंबर, एक पार्ट को हम बोलेंगे होल नंबर, होल नंबर जिसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो आपका 0 से स्टार्ट होता है, 0 देन 1 फिर 2 3, और इस तरह से आपका इनफाइनाइट कभी खत्म नहीं होगा, आप हमेशा 1 ऐड करोगे आपको एक नया होल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फिर जो सबसे लास्ट में आपका बचा पार्ट है उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, जो सबसे आपका लास्ट में पार्ट बचता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, जिसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपका स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे और ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 टिल इंफिनिटी। ये आपका पूरा नंबर सिस्टम का ट्री है, ठीक है। अभी भी इसका कैटेगराइजेशन बचा हुआ है, जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है वो फिर से फर्दर कैटेगराइज होगा, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन उसको छोड़ दें अगर हम, तो बाकी हमारा जो नंबर सिस्टम का पूरा ये ट्री है इसको आप फिर से समझना। अब इसको नीचे की तरफ से देखते हैं, एक्चुअली हुआ क्या, सबसे पहले हमारे नेचुरल नंबर्स फॉर्म हुए, सबसे पहले जो नंबर फॉर्म हुए थे वो नेचुरल नंबर फॉर्म हुए, इसके बाद उन नेचुरल नंबर्स में 0 और ऐड किया गया, तो एक नया सेट बन गया जिसको हमने बोला होल नंबर। अब इन दोनों को जब कनेक्ट किया गया, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव थे तो इसको पॉजिटिव इंटीजर बोला गया, अगर इंटीजर्स आपके पॉजिटिव है तो इंटीजर्स नेगेटिव भी होंगे, और इसके बाद आपका ये पूरा एक जो पार्ट बना वो बन गया इंटीजर्स का, ठीक है। अब इंटीजर्स जो थे वो आपके नॉन फ्रैक्शनल थे, तो अगर नॉन फ्रैक्शनल है तो फ्रैक्शनल भी होंगे, तो फ्रैक्शनल और नॉन फ्रैक्शनल को मिला के इनको क्या बोला गया, रैशनल, क्योंकि ये सबको हम रैशनल यानी रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। अब अगर नंबर्स रैशनल है तो यहां तक तो ऐसा हुआ कि ठीक है सारे नंबर्स हमारे पास हैं, लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स भी निकल के आए जिनको हम आंसर नहीं कर सकते, ऐसे नंबर्स को फिर क्या बोला गया, इरेशनल नंबर्स। और इसके बाद रैशनल और इरेशनल को मिला के दुनिया का जो सबसे बड़ा नंबर सिस्टम आपका बनता है उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। ये आपका पूरा नंबर सिस्टम है, ठीक है। और आप सारे बच्चों को एक छोटा सा आप कह सकते हो जीके का क्वेश्चन है, मतलब ये आपके सिलेबस से बाहर है, लेकिन आपके लिए मैं बता देता हूं आपको कि दुनिया का पूरा जो नंबर सिस्टम है यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता बेटा, ठीक है। हमारा सिलेबस यहाँ पे खत्म होता है, इसके बाद क्या होता है, आपने देखा ना हर एक का एक पार्टनर मौजूद है, अगर आपका नेचुरल है तो होल है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, फ्रैक्शनल है तो नॉन फ्रैक्शनल है, तो आपका जो रियल है, रियल नंबर के अलावा जो नंबर्स बचते हैं उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी, ठीक है। इमेजिनरी नंबर्स मतलब सिंपल सा है भाई, आप कह सकते हो कि अगर नंबर रियल है तो रियल मतलब जो है, तो ऐसी जो चीजें जो हैं जो रियल में है वो रियल है, जो नहीं रियल में वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है ना, भगवान है। तो आपके नंबर्स ऐसे भी बचते हैं जो आपके इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, और रियल और इमेजिनरी नंबर को मिला के दुनिया का जो सबसे बड़ा नंबर सिस्टम बनता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन हमारे सिलेबस से बाहर है, हमारा सिलेबस सिर्फ इतना कंटेन करेगा, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, तो आपका सिलेबस है रियल नंबर, और रियल के अंदर भी क्या, रैशनल एंड इरेशनल, ये हमारा टॉपिक है। तो अब हम इसी के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा नंबर सिस्टम आपको समझ लेना है। कुछ आंसर्स जो आपसे छोटे छोटे आंसर पूछे जा सकते हैं, जैसे अगर मैं क्वेश्चन करता हूं कि क्या पॉजिटिव इंटीजर्स को हम रियल नंबर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, अल्टीमेटली सारे नंबर्स को हम रियल बोल सकते हैं, लेकिन क्या जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको हम इरेशनल बोल सकते हैं, नहीं भाई, पॉजिटिव इंटीजर्स अलग है, इरेशनल नंबर्स अलग है, ठीक है। क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज नेचुरल, क्या सारे होल नंबर नेचुरल हैं, नहीं। आपका 0 एक ऐसा होल नंबर है
जो नेचुरल नहीं है, ठीक है। जीरो आपका एक ऐसा होल नंबर हुआ जो कि नेचुरल नहीं है, तो हम ये नहीं कहेंगे दैट एवरी होल नंबर इज नेचुरल। जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स हैं। इस ट्री की हेल्प से आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है। एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो दैट एवरी फ्रैक्शनल नंबर इज फ्रैक्शनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या फ्रैक्शनल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं है। 3/2 इज अ नंबर दैट इज फ्रैक्शनल, बट 3/2 को हम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। ज्यादा से ज्यादा आप 3/2 को क्या लिख सकते हो? 1.5। स्टिल इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इस तरह से कौन सा नंबर क्या है और क्या नहीं है, वो इस ट्री को देखकर अच्छे से समझ के आप उसके आंसर्स दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये नंबर सिस्टम का पूरा ट्री है। क्या नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से नंबर कंपोज्ड हैं? दैट मींस वी कैन से दैट ऑल दीज नंबर्स आर कंपोज्ड इन अ नंबर सिस्टम, एंड द जो हमारा नंबर सिस्टम है उसको हम रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका नंबर सिस्टम हो गया, ठीक। अब इस नंबर सिस्टम के अंदर हम बहुत से नंबर्स बनाते हैं, बट अल्टीमेटली जो आपके नंबर्स हैं वो किन डिजिट से मिलके बनते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हम सिर्फ इन 10 डिजिट्स का, 10 सिंबल्स का यूज करते हैं टू मेक एनी नंबर। उसी में आप डेसिमल लगा के डेसिमल नंबर्स बनाना शुरू कर देते हो, लेकिन सिर्फ इन 10 डिजिट्स का हम यूज करते हैं किसी भी नंबर को बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा नंबर फॉर्म करने के लिए, ठीक है। छोटे नंबर के लिए माइनस का साइन लगा देते हैं। तो क्योंकि ये 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपके पास ये 10 डिजिट्स हैं, 10 सिंबल्स हैं, इसलिए हमारा जो नंबर सिस्टम है इसका नाम रखा जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। डेसिमल वर्ड बेसिकली आपका डेक, डेक का मतलब हो गया 10। 10 इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका जो पूरा नंबर सिस्टम है इट इज कंपोज्ड ऑफ 9 डिजिट्स, सॉरी 10 डिजिट्स। 0 से लेकर 9 तक आपके 10 सिंबल्स होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं, जिनको मिलाकर हम पूरा नंबर सिस्टम बनाते हैं। इसलिए हमारा डेसिमल जो नंबर सिस्टम है उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये आपके लिए एक छोटी सी, आप कह सकते हो बुक्स में नहीं है, एक जीके का क्वेश्चन आपका बन गया कि हमारा नंबर सिस्टम कहलाता क्या है, तो उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर में जो आपका नंबर सिस्टम होता है उसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है, ठीक है। चलो, तो अब हम सीधे फोकस करेंगे दो टॉपिक्स पे, जिसमें से एक हमारा है रैशनल नंबर, ठीक है। अब सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं, और जो दूसरा आपका टॉपिक बचता है वो आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो बेसिकली अब हम सिर्फ दो चीजों के बारे में बात करेंगे, रैशनल एंड इरेशनल, जो कि रियल के बेसिकली दो पार्ट हैं, ठीक है। तो रैशनल की डेफिनेशन हमने क्या ली कि नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड q शुड नॉट इक्वल टू 0, दे आर कॉल्ड रैशनल। अब यहाँ पे एक चीज, छोटी छोटी चीजें हैं ये समझ के रखनी, जैसे मैंने लिखा है 1/2। सो 1/2 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये आपका p अपॉन q से मैच करता है और q की जगह 0 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका रैशनल है। क्या 1/2 इकलौता नंबर है? मतलब क्या उसके जैसे और नंबर्स नहीं है? बिल्कुल है। 1/2 की कीमत के बराबर ही, उसकी वैल्यू के बराबर ही आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं। मतलब 1/2 है, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया 2/4, 1/2 2/4 एक ही चीज है, डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कट करोगे तो फिर से यही आ जाएगा, लेकिन नंबर्स आपके अलग अलग हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू सेम है। अगर हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 टाइम्स 3, 3 2 जा 6, इसका मतलब किसी एक एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता हुआ भी आपका इनफाइनाइट नंबर्स हो सकता है। अब ये जो अल्टीमेट है, मतलब इसको रिड्यूस कर दो, इसको रिड्यूस कर दो, इसके आगे जो आएंगे उनको रिड्यूस कर दो, तो अल्टीमेटली सब किस में पहुंच जाएंगे? 1/2 के फॉर्म में। तो एक चीज यहां पे याद रखनी है कि जब कोई जो आपकी फ्रैक्शन है, इफ अ फ्रैक्शन if a fraction is in simplest form, अगर कोई फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, तो इसका मतलब है उस वक्त हम बोलते हैं दैट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर को प्राइम। देन न्यूमरेटर एंड
डिनोमिनेटर आर को प्राइम, उस वक्त जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? को प्राइम। तो इसका मतलब है को प्राइम ऐसे दो नंबर्स को बोलते हैं जिनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे मैं अगर 2/4 बोलता हूं तो इसमें 2 एक कॉमन फैक्टर है, इसको हम 2 से कट कर सकते हैं, तो ये को प्राइम नहीं है। 3/6 ये भी आपका को प्राइम नहीं है दोनों, क्यों? क्योंकि 3 दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, 3 से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जब हम 1/2 पे आएंगे तो 1 एक ऐसा इकलौता नंबर है जो इनके अंदर कॉमन है, ठीक है? तो 1 से ये दोनों आपके कट होंगे, बट 1 तो सबके लिए होता है। तो ऐसे नंबर्स जिसमें 1 को छोड़ के कोई भी आपका नंबर कॉमन नहीं होता है, ऐसे दो नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम। तो इसका मतलब हुआ कि जब कोई फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी उस वक्त उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मतलब क्या है? दे आर को प्राइम। ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। अभी आपको बस को प्राइम समझ के रखना, और ये ध्यान रखना है कि जो आपका रैशनल होता है, एक ही रैशनल नंबर डिफरेंट रैशनल नंबर्स की इक्विवेलेंट हो सकता है, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में इक्वल हो सकती है, ठीक है? अब आते हैं रैशनल पे। अब इरेशनल क्या है? तो भाई सिंपल सा है, जो p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता उसको हम इरेशनल बोलेंगे। तो ऐसे कौन से नंबर हैं? जैसे मैंने लिखा √5। अब √5 को हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्यूशन के तरीके हैं लेकिन वो डिफरेंट तरीके हैं, बट उसके बाद भी वो आपका नंबर कभी भी p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होगा। ऐसा हर नंबर जिसका हम आंसर नहीं कर सकते हैं स्क्वायर रूट के फॉर्म में, उसको हम बोलेंगे इरेशनल, ठीक है? इवन क्यूब रूट। अगर मैं आपसे पूछता हूं √4, तो √4 का आंसर आप बता दोगे 2। क्यों 2 बताया? क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं क्यूब रूट ऑफ 4, अब क्यूब रूट ऑफ 4 का आंसर आप नहीं कर पाओगे। रीजन, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका 3 बार सेम नंबर से मल्टीप्लाई और आपका आंसर 4 आ जाए। जैसे 2 × 2 4 हो जाएगा, 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा। ऐसा कोई नंबर बताओ जिसका 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 4 आए। तो ऐसा कोई आपके पास नंबर नहीं है। दैट मीन्स ये जो आपका क्यूब रूट ऑफ 4 है, ये कैसा हो जाएगा? ये आपका इरेशनल हो जाएगा। 2 तो आपका रैशनल है, ठीक है? तो इरेशनल नंबर्स को पहचानना सीखना बहुत इजी है अगर हम अंडर रूट को सॉल्व नहीं कर सकते। यहां पे जब मैंने अंडर रूट बोला तो इसका मतलब है कि अंडर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, फोर्थ रूट हो सकता है, अगर उसका सोल्यूशन नहीं होता है दैट मीन्स वो नंबर आपका रैशनल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर आपका रेडिकल साइन, इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं, अगर हमारा रेडिकल साइन सॉल्व नहीं हो पाता है दैट मीन्स जो अंदर नंबर लिखा हुआ है वो आपका इरेशनल नंबर है। तो आपको रैशनल और इरेशनल की पहचान होनी चाहिए। हमें जो यहाँ पे चीजें पढ़नी है, ठीक है, वो है क्या? देखो, शुरुआत में आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से मिलेगा, वो आपका है इंसर्ट। आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, इंसर्ट अ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। आपको एक रैशनल नंबर के अंदर दो रैशनल नंबर्स इंसर्ट कराने होते हैं, ठीक है? इसके बाद इसी तरह से आपका हो जाएगा इंसर्ट एन इरेशनल नंबर, इरेशनल बिटवीन रैशनल। फिर आपका हो जाएगा, रैशनल बिटवीन इरेशनल, एंड सबसे लास्ट में आपको मिलेगा इरेशनल बिटवीन इरेशनल। तो ये चार चीजें आपको अच्छे समझनी है, बहुत इजीली समझा दूंगा, मतलब आपको बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे आप, ठीक है? तो किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में और नंबर्स निकालने को अगर हम बात करें तो हमारे पास चार टाइप की क्वेश्चंस आते हैं। रैशनल के बीच में रैशनल, रैशनल के बीच में इरेशनल, इरेशनल के बीच में रैशनल, और इरेशनल के बीच में इरेशनल, ठीक है? तो इस तरह से आज हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे रैशनल बिटवीन रैशनल। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन लगभग आपको पूछा ही जाएगा, मतलब लेकर आपके यूनिट टेस्ट और हाफ ईयरली कभी भी आपका ये क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, ठीक है? तो आज हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो, जब हम दो नंबर्स की बात करते हैं ना, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है? दो नंबर्स के बीच में, जैसे अगर हम आपसे पूछूं कि सपोज 1 हो गया और 1 के बाद अगला नंबर 2 हो गया, अभी हम तो बड़े बड़े नंबर्स को लेते हैं, क्या इनके बीच में और नंबर्स नहीं है? बिल्कुल है। 1 और 1 और 2 के बीच में एक नंबर और है। जैसे अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूं तो हम लिख सकते हैं ना 1.5, मतलब अब आ गया 1 और 1.5, ठीक है? 1 और 2 अलग हो गया, 1 और 2 तो है ही,
1 और 2 के बीच में आपका एक नंबर आ गया 1.5। क्या 1 और 1.5 के बीच में कोई नंबर पॉसिबल है? कोई क्या, इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल है। 1 हो गया और ये बीच में आ गया 1.4, यानी 1 हो गया और 1.4। ठीक, तो हर दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स पॉसिबल हैं। उन इनफाइनाइट नंबर्स के बीच में फिर से इनफाइनाइट नंबर्स पॉसिबल है। मतलब इतना गहरा, इतना घना, इतना डेंस हो जाएगा आपका कि आप सोच नहीं सकते। मतलब दो नंबर्स, कैसे भी नंबर्स हो, दो कैसे भी नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स, उन इनफाइनाइट नंबर्स में से दो नंबर निकाल लो, उनके बीच में फिर से इनफाइनाइट, फिर उन इनफाइनाइट नंबर्स के बीच में से दो नंबर निकाल लो, उनके बीच में फिर से क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। मतलब आपके नंबर्स की कोई लिमिट ही नहीं है। आप सिर्फ 1 और 2 की बात मत करो, उनके बीच में दो, एक नंबर, इसके बीच में फिर से एक नंबर, फिर से इसके बीच एक, फिर से इसके बीच एक, तो ऐसे तो बहुत से नंबर्स हैं। ठीक है, यही आपसे पूछा जाता है। आपसे निकालने को आएगा कि दो नंबर्स के बीच में हमें वन नंबर बताओ। ठीक है, टू नंबर्स निकालने को आ सकता है, थ्री रैशनल नंबर्स के लिए पूछा, ऐसा पूछा जा सकता है। तो उसी को अब हमें करना है। ठीक, तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो आपका है रैशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स के बीच में और रैशनल नंबर्स निकालना। ठीक है, रैशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स, ये आपका टॉपिक है। ठीक, देखो ऐसे तो आपको इजी लग रहा होगा कि ठीक है, हमने दे दिया 1, हमने लिया 2, मैंने कहा इनके बीच में एक नंबर बताओ, आप बता सकते हो सर 1.5। ठीक है, बहुत इजी है। लेकिन अगर मैं पूछता हूं कि 1 और 2 के बीच में 10 नंबर्स बताओ, तब इजी है भाई, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ऐसे करना शुरू कर दो। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गई, सपोज 1/2 एंड 1/3, अगर इनके बीच में हमें रैशनल नंबर्स निकालने हुए, तब हम क्या करेंगे? ठीक है, तो यहां पे हमें एक प्रॉपर तरीका सीखना है जिसके थ्रू हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने भी रैशनल नंबर्स निकालने वो हम आराम से निकाल पाए। ठीक है, देखो तो मैं आपको यहां पे दो मेथड बताता हूं। एक मेथड तो बहुत सिंपल सा है, वो हम तब यूज करेंगे जब हमें सिर्फ एक या दो नंबर्स निकालने हैं, और एक हमारा मेथड है जो हम तब यूज करेंगे जब हमें ज्यादा नंबर्स निकालना है। ठीक है, तो पहले छोटा वाला मेथड जिसके अंदर हम सिर्फ एक या दो नंबर्स निकालने होते हैं तब हम यूज करते हैं, और वो क्या है, लेट ए एंड बी, सॉरी, लेट ए एंड बी, ये आपके दो नंबर्स हो गए, लेट ए एंड बी बी टू रैशनल नंबर्स। हमने दो रैशनल नंबर्स मान लिए, एक आपका हो गया ए और एक आपका हो गया बी। अब इनके बीच में अगर आपको एक नंबर निकालना है, ठीक है, सपोज ए और बी है और उसके बीच में आपको एक रैशनल नंबर और निकालना है, तो वो नंबर हो जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आपका ऐसे हो गया। दो रैशनल नंबर्स के बीच में अगर आपको एक और रैशनल नंबर निकालना है तो आप सिंपल से क्या कर सकते हो, ए बी और उनके बीच में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको थोड़ा नंबर्स के फॉर्म में देखें, सपोज ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो इसका मतलब है बीच में क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। मतलब ये आपका 2 बन गया, ये आपका 3 बन गया, 3 प्लस 2 कितना हुआ 5, और 5/2 कितना होता है, आप चाहो तो इसको डेसिमल में 2.5 लिख दो, या फिर आप इसको लिख सकते हो, एक सेकेंड, ठीक है, या फिर आप इसको कितना लिख सकते हो, 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो आपका 2 और 3 के बीच में एक नंबर ऐसे इंसर्ट हो जाएगा। तो एक तो आपका ये तरीका हो गया, आपका एक तरह से फॉर्मूला बन गया कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक और रैशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज यहां पे और देखनी है, कई बार आपसे ये भी बोला जाता है कि इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग भी उसको रखो, ठीक है, अरेंज करो, तो कुछ नहीं है। अब 2 और 3 के बीच में जो भी रिलेशन होगा, 2 आपका 3 से क्या है, छोटा है, मतलब ये वाला सिंबल आप लगाना शुरू कर दो। अगर ये बड़ा होता तो हम सारे सिंबल ग्रेटर देन के लगाते। ठीक है, तो इस तरह से दो नंबर्स के बीच में आपको अगर रैशनल नंबर्स इंसर्ट कराने हैं तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 करके आप जितने नंबर चाहो उतने आप इंसर्ट करा सकते हो। लेकिन ये मेथड हम तब लगाते हैं जब हमें सिर्फ छोटे छोटे नंबर्स, मतलब एक नंबर है या दो नंबर्स है, सिर्फ इतने इंसर्ट कराने। अगर हमें ज्यादा नंबर्स इंसर्ट कराने तो हमारे पास एक दूसरा मेथड है, अब आपको वो बताता हूं। ठीक है, तो चलिए अब हम सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, इंसर्ट अ नंबर बिटवीन 2/9 एंड 3/8। 2/9 और 3/8 के बीच में हमें एक नंबर इंसर्ट कराना और उनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है,
इनके बीच में एक नंबर क्या हो जाएगा, अ नंबर बिटवीन 2/9 एंड 3/8 इज क्या हो जाएगा, ये नंबर आपका हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/9 प्लस 3/8। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। दो नंबर्स के बीच में अगर आपको एक नंबर और इंसर्ट कराना है तो अभी आपको क्या बताया था, a प्लस बी अपॉन 2, मैंने ऐसे लिखा था ना, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/2 और इंटू a प्लस बी। ठीक है, 2 से डिवाइड करना या 1/2 से मल्टीप्लाई करना, बोथ आर सेम। तो यहाँ पे a प्लस बी यानी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, उसी को मैंने यहाँ पे यूज किया है। इन दोनों के बीच में एक नंबर क्या हो जाएगा 1/2, और इन दोनों जो नंबर्स हैं उनका क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे। ठीक है, जरा सॉल्व करते हैं इसको, आ जाओ। कितना हो जाएगा 1/2, 9 8 जा 72। ठीक है, एलसीएम ले लो आप इसका, 9 8 जा 72 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो गया मल्टीप्लाइड बाय 8/8, यानी आपका हो जाएगा 9 8 जा 72, 8 2 जा 16 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटू 9/9, 8 9 जा 9 3 जा 27। मतलब ये हमारा आंसर आ गया, कितना हो जाएगा 7 6 13, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 7 6 13 2 1 3 1 4। ठीक है, इतना ही हो जाएगा ना, यस 43, और डिवाइडेड बाय 72, मतलब ये आपका आंसर आ गया 43 डिवाइडेड बाय 144। मतलब ये आपका एक नंबर है जो 2/9 और 3/8 के बीच में है। तो ये आपका हो गया 43 डिवाइडेड बाय 144 इज इन बिटवीन 2/9 एंड 3/8। ये आपका नंबर हो गया। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने कहा था भाई इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो अब इसके लिए हम डिसेंडिंग असेंडिंग के लिए क्या करेंगे, हो सकता है आप लोगों को कुछ मेथड पहले से भी पता हो, मैं बताता हूं एक मेथड। ठीक है, और आप देखो कौन सा मेथड इजी है, उसके अकॉर्डिंग आप इन नंबर्स को तुरंत अरेंज कर दोगे, चाहे असेंडिंग बोला जाए डिसेंडिंग बोला जाए। कभी भी अगर आपको दो फ्रैक्शंस को ये देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, नंबर्स के फॉर्म में तो आसान है, अभी हमने पीछे किया तो हमें 2 और 3 में पता था कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन फ्रैक्शन के फॉर्म में ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो अभी आपको क्या करना है, जिन दो फ्रैक्शंस को आपको चेक करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ध्यान रखना, पहले इस वाले मल्टीप्लाई को परफॉर्म करना है। ठीक है, पहले इसको मत कर देना, पहले आप इसका परफॉर्म करो, 8 2 जा 16, देन इसका मल्टीप्लाई करो 9 3 जा 27। अब यहां पे क्या है, आपका जो साइन आपका यहां पे लगेगा वही साइन आपको यहां पर भी लगाना है। तो सिंपल सा है, 2/9 आपका छोटा है, तो अगर 2/9 छोटा है दैट मींस ये सारे आपके जो सिंबल्स हैं वो ऐसे अरेंज हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या बोला था, अरेंज दीज नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले से आपका 2/9 छोटा है और 2/9 और 3/8 के बीच में जो नंबर आएगा वो ऑब्वियस आपका दोनों के बीच में आने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा सारा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले आपका सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो कभी भी अगर दो फ्रैक्शंस में आपको देखना है कौन छोटा है कौन बड़ा है, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन ध्यान रखना जो ये वाला मल्टीप्लाई है ये पहले परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो रूल्स के हिसाब से आपको चलना है। ठीक, अच्छा, अगर यहां पे आपको दिया होता कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, तब हम क्या करते, सिंपल सा, क्योंकि हमें पता चल गया कि 3/8 बड़ा है, तो सबसे पहले मैं लिखता 3/8, फिर मैं लिखता 43/144, और इसके बाद मैं लिखता 2/9, और यहां पे साइन लग जाते ये वाले, मतलब चीजें सेम है बेटा। ठीक है, लेस देन में आपका ये हो गया, ग्रेटर देन में आप पूरा पलट दो। ठीक, या फिर आप वहां से मेथड लगा लो। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है जहां पर आपको एक या दो नंबर्स इंसर्ट कराने को बोला जाएगा, तो आप ये मेथड यूज करोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेम क्वेश्चन फिर से, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स। तो अगर आपको एक से ज्यादा मिलेगा तब क्या करेंगे, तो भी आप सेम मेथड ही यूज कर दो, a प्लस बी अपॉन 2। कैसे करेंगे देखो, फिर हम लोग आगे करेंगे जिसमें ज्यादा नंबर्स आते हैं। ठीक है, 1/3 1/4, और हमें इनके बीच में दो नंबर्स इस बार इंसर्ट कराने हैं और उनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। पहले तो आप देख लो 1/3 1/4 में बड़ा कौन है। ठीक है, तो 1/3 एंड 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया 1 4 टाइम 4, और ये हो जाएगा 3, क्योंकि 4 3 से बड़ा है, इसका मतलब है कि जो 1/3 है वो आपका 1/4 से बड़ा है। ठीक है, एक चीज तो हमें पता चल गई, और हमें असेंडिंग ऑर्डर करना है, तो ये तो आपको ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में सेट है। ठीक है, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम नंबर इंसर्ट कराते हैं, तो फर्स्ट रैशनल
नंबर बिटवीन दीज नंबर्स, और वो हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/4। इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर्स आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 1/2, यहां पे आपने एलसीएम लिया 12, कितना हो जाएगा 3 4 जा 4 1 टाइम 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, मतलब ये कितना आ गया 4 प्लस 3 इंटू 1, 7 डिवाइडेड बाय 24। तो अभी तक क्या हो चुका है कि 1/3, 7 डिवाइडेड बाय 24 और 1/4। क्योंकि साइन ग्रेटर का लगा हुआ है तो यहां पर हम साइन ऐसे लगा देंगे। ठीक है, तो अभी हमारा क्या हुआ, एक नंबर इंसर्ट हो गया दोनों नंबर्स के बीच में, 1/3 और 1/4 के बीच में। लेकिन हमें 2 नंबर्स को इंसर्ट कराने को बोला गया है, तो हम अभी एक नंबर और इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, इसी के आगे स्टार्ट कर दो। ठीक है, सेकेंड नंबर। अब देखो सेकेंड नंबर के लिए क्या करना है, या तो आप इन दोनों के बीच में सेकेंड नंबर इंसर्ट करा दो। ठीक है, और या फिर आप इन दोनों के बीच में सेकेंड नंबर इंसर्ट करा दो, कहीं से भी करा दो। ठीक है, आपको सेम आंसर नहीं मिलेगा, बट आपका जो सॉल्यूशन है वो सेम हो जाएगा। ठीक, तो हमने 1/3 और 7/24 को पकड़ा, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 प्लस 1/24। ठीक है, जिन दो नंबर्स के बीच में आपको एक नंबर और निकालना है उनका एडिशन कर दो और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 1/2 1/3 प्लस 1/24, इसको हम यहां पे सॉल्व करते हैं। 1/2 1/3 प्लस 1/24। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 1/2, यहां पे एलसीएम आ जाएगा 24। ठीक है, एलसीएम निकालना सबको आता होगा ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ऐसे 24, 3, तो ये आपका पहले 2 से रिड्यूस होगा, 2 1 टाइम्स 2 12 टाइम्स, फिर आपको 2 से कट करना है 2 6 टाइम, फिर हमें 2 से कट करना है 2 3 टाइम, और अब 3 से कट होगा 3 1 टाइम, तो 3 और उधर 8। ठीक है, 24, वो आपका एलसीएम आ गया। ठीक, 3 8 जा 8 1 टाइम 8 प्लस 24 1 जा 1 1 जा 1, मतलब ये आपको मिल गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 9/24। ठीक है, 9/24 ही मिलेगा ना, 1/3। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया 3 4 जा 12। ठीक है, 3 4 जा 4 1 जा 4, 4 3 जा 3 1 जा 3, 4 3 7/24, 7/24। ओके 7 था, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, ये आपका 7 था। ठीक है, 7/24। चलो 7/24। ओके, सो 24 1 जा 24, 1 7 जा 7। ठीक है, सो 3 8 जा 8 1 जा 8, 24 1 जा 1 7 जा 7, और 8 और 7 हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, ये आपका हो गया 15, और इसको रिड्यूस कर दो, 3 5 जा एंड 3 8 जा। ठीक है, 3 5 जा 3 8 जा, मतलब ये आपको मिल गया 5 डिवाइडेड बाय 16। ठीक, ये उन दोनों के बीच में एक नंबर आ गया, तो अल्टीमेटली जो आपका आएगा वो 1/3 7/24। तो 1/3 और 7/24 के बीच में कौन आ गया, 1/3 और 7/24 के बीच में आ गया 5/16। ठीक है, ये आपका आ गया 7/24 के बीच में 5/16, और ये हो गया 1/4, और सबके बीच में जो साइन लगा था वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको एक या दो नंबर्स इंसर्ट कराने हैं दो नंबर्स के बीच में, तो आप a प्लस बी अपॉन 2 या 1/2 मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट a प्लस बी का यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर हमें थोड़ी ज्यादा नंबर इंसर्ट कराने, जैसे यहां पे है कि अगर हमें 5 नंबर इंसर्ट कराने, ठीक है, अब हम ज्यादा कोई यहाँ पे डेफिनेशन नहीं कितने ज्यादा, मतलब 3 नंबर है 4 नंबर है, तो वहां पर आप 1/2 और इंटू a प्लस बी बार बार करोगे, आपको टाइम लगेगा। यहां पे हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है, और ये मेथड आपका स्कूल्स के अंदर वैलिड है, आपको वहां भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसको सीख लो। अब यहां पे बेटा दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहले टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम मिलेंगे। ठीक है, एक टाइप के क्वेश्चन तो होंगे जहां पे डिनोमिनेटर सेम मिलेंगे, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट मिलेंगे, जैसे आपका पीछे ही आप देख सकते हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर आपके अलग अलग हैं, तो दो तरह से आपका क्वेश्चन होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम सीधे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना है, जितने नंबर हमें इंसर्ट कराने हैं, आपको क्या करना है, यहां पे ऐसे लिखना है मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6। ध्यान रखना 5 का मतलब है हमें जितने नंबर इंसर्ट कराने हैं उतने नंबर। ठीक है, एक काम करते हैं, आप इस वाले 5 से कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं। ठीक है,
मैं यहां पे 6 रैशनल नंबर इंसर्ट करा देता हूं. सो मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 in both fractions in numerator and denominator. हमें दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 का मल्टीप्लाई करना है. 7 कहां से आएगा? जितने नंबर आपको इंसर्ट कराने हैं उससे एक ज्यादा. ठीक है, कर दो जरा. तो ये आपका हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 7/7. कितना हो जाएगा? 21/35 एंड 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 7/7. ये कितना हो जाएगा? 28 डिवाइडेड बाय 35. अब आपको लग रहा होगा कि हमें इंसर्ट तो 3/5 और 4/5 के लिए कराना था, हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन चेंज क्यों कर दिया? बिल्कुल चेंज नहीं किया. सबसे पहले आपको इसी क्लास की स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ये जो फ्रैक्शन है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है क्योंकि हमने ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई किया है. तो कभी भी अगर आप सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपका नया फ्रैक्शन आएगा वो पुराने फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट ही होगा. ठीक है, तो अगर आप इसको रिड्यूस करोगे तो आपको वापस क्या मिल जाएगा? 3/5. ठीक, और ऐसा हमने किया क्यों है? थोड़ा सा ट्रिक है डायरेक्ट करने के लिए. तो अब क्या करना है? 21/35 और यहां पर हो गया 28/35. ऐसे थोड़ा दूर दूर लिख देना और इसके बाद स्टार्ट कर दो. 21 के बाद क्या आता है? 22 डिवाइडेड बाय 35. फिर कितना हो जाएगा? 23 डिवाइडेड बाय 35. फिर 24 डिवाइडेड बाय 35. फिर 25 डिवाइडेड बाय 35. कितना हो गया? 1 2 3 4. ठीक है, इसको और उधर शिफ्ट कर देते हैं. फिर आपका क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका 28/35. फिर 25 के बाद 26/35 और फाइनली आपका हो गया 27/35. ठीक है, ये आपके 21/35 और 28/35 के बीच में 6 नंबर आ गए. खत्म. अब इसको वापस रिड्यूस कर दो. कितना बन जाएगा? 3/5. इसको वापस रिड्यूस कर दो. कितना बन जाएगा? 4/5. और बीच में जो नंबर है अगर आप चाहो, जैसे ये नंबर आपका रिड्यूस हो सकता है, रिड्यूस कर दो या फिर वैसे ही छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, तो ये हो गया 22/35, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35 एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट 27/35. मतलब 3/5 और 4/5 के बीच में आपके 6 नंबर इंसर्ट हो गए. तो ध्यान रखना, जितने नंबर बोला जाएगा उसमें 1 का ऐड करेंगे और उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि उनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए. तब अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब क्या करेंगे? उसके लिए आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं, दूसरा मेथड. ठीक है, मतलब मेथड सेम, थोड़ा सा उसमें काम करना पड़ेगा. ठीक है, तो एक आपका ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग पूछा ही जाता है. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से. ठीक है, चलिए यहां पे आते हैं. अब देखो यहां पे क्या करना है, हमें 10 नंबर्स इंसर्ट कराने हैं. ठीक है, हमें 10 नंबर इंसर्ट कराने हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में. लेकिन यहां पे क्या है कि हमारे नंबर्स के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो ऑलरेडी अलग अलग हैं. तो यहां पे हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. पहले इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा. ठीक है, पहले इन दोनों नंबर्स के जो डिनोमिनेटर्स हैं हमें उनको सेम करना पड़ेगा. ठीक, उसके बाद आपका सेम प्रोसेस हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 3 में था. डिनोमिनेटर्स को सेम कैसे करेंगे? दोनों का एलसीएम निकाल लो. ठीक है, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7. ठीक है, फिर से बोल दूं, हमारा ये क्वेश्चन में खास क्या है, हमें नंबर तो खूब सारे इंसर्ट कराने, 10 नंबर इंसर्ट कराने, लेकिन यहां पे डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे अभी क्योंकि इनके नंबर्स के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अलग अलग हैं. तो पहले हम उनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे. ठीक है, सेम करने के लिए क्या करना है? 5 और 7 का एलसीएम निकाल लो आप. तो 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 35. क्योंकि यहाँ पे 5 और 7 तो को प्राइम है, उनका कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं. तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके चाहो वहां से निकाल लो या फिर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो. ठीक, अभी क्या हो गया, इस 35 को क्या करना है, हमें यहां पर भी 35 बनाना है और यहां पर भी 35 बनाना है. कैसे बनेगा? सो -2 डिवाइडेड बाय 5, नीचे 35 लाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 का. तो 7 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दो. कितना हो गया? -2 डिवाइडेड बाय 35. ठीक है, दूसरा क्या करना है,
यहां पर भी आपको डिनोमिनेटर में क्या करना है, 35 मेंटेन करना है, तो नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो और ये हो गया 5 डिवाइडेड बाय 35। मतलब हमारे पास दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गई, जो हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन थी उनके दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गई। एक आपका है -2/35, सॉरी -14/35, ठीक है, एक आपका है -14/35 और एक आपका हो गया 5 डिवाइडेड बाय 35। अब देखो, अब हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में 10 नंबर इंसर्ट कराने हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस जो भी आपने पिछले क्वेश्चन में लगाया, क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय किससे, 10 + 1 = 11 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। एक बढ़ा के आप मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी कर दो, तो -14/35 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 451, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, 451 माइनस का लग जाएगा, 11 4 जा 44 बचा 4, 11 जा 11 और 4 15, नीचे भी आपका कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 583, 11 5 टाइम्स 55 बचा 5, 11 3 जा 33 और 5 हो गया 38, ठीक। और उधर भी वैसे ही कर दो, इसमें 5 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 11/11 कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 55 डिवाइडेड बाय, और यहां पे कितना हो जाएगा 385, ठीक है। बस काम खत्म हो गया। अभी क्या करना है, ठीक है, समझना, ये जो फ्रैक्शन है ये बेसिकली आपका -2/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। मतलब अगर आप इसको रिड्यूस करोगे तो आपको वापस कितना मिल जाएगा, -2/5 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपकी जो सेकंड फ्रैक्शन है, ये वाली जो फ्रैक्शन है, ये आपकी 1/7 के इक्विवेलेंट है। अगर आप करोगे कट तो 55 से आप कट करोगे 7 टाइम में ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो मेथड है खाली, ठीक। बस अब आपको क्या करना है, यहां पे मैंने लिखा -154 डिवाइडेड बाय 385 और यहां पे मैंने लिख दिया 55 डिवाइडेड बाय 385 और इनके बीच में आपको 10 नंबर्स इंसर्ट करा देने हैं, जिसके डिनोमिनेटर में हमेशा कितना रहना चाहिए, 385, ठीक है। बहुत से नंबर्स आपके पास होंगे, लिखते चले जाओ जल्दी से, ठीक है। चलो, थोड़ा ज्यादा नंबर्स हैं, उसको मैंने ऑफ शिफ्ट किया, तो कहीं से भी स्टार्ट कर दो, ठीक है। जैसे वो माइनस का है, अब ये ध्यान रखना है, उधर की तरफ बढ़ोगे तो आपका 155 आएगा, लेकिन इधर की तरफ बढ़ोगे तो कितना आएगा, माइनस का 153। और अगर आप इस कंफ्यूजन से बचना चाहते हो तो वहां पे है ना 55, तो आपको 1 से स्टार्ट कर देना है, 1 डिवाइडेड बाय 385, फिर 2 डिवाइडेड बाय 385, देन 3 डिवाइडेड बाय 385, 4 डिवाइडेड बाय 385, ठीक है। फिर 5 डिवाइडेड बाय 385, 6 डिवाइडेड बाय 385, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ओके। देन 7 डिवाइडेड बाय 385, फिर 8 डिवाइडेड बाय 385, 9 डिवाइडेड बाय 385, ठीक है। एक और नंबर, इनको हटा दो यहां से, और ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय 385 और उसके बाद हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 385, ठीक है। तो ये आपके 10 नंबर्स हो गए, ठीक, सिंपल सा है। वापस आप इसको क्या लिख दो, -2/5, वापस इसको क्या लिख दो, 1/7, और बीच वाले नंबर वैसे ही आप फिर से लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर ज्यादा नंबर्स इंसर्ट कराने तो ये मेथड होता है, ठीक है। दो तरह के क्वेश्चंस थे, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कैसे करेंगे, वो हमने पिछले क्वेश्चन में यहां पे सीखा, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कैसे करेंगे, सॉरी कहां गया, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो कैसे करना है, सीधे आपको जितने नंबर इंसर्ट कराने हैं उसमें प्लस का 1 ऐड करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है एंड लिख देना है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं तो हमें पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। एक बार डिनोमिनेटर सेम हो गया उसके बाद फिर से वही तरीका आपको लगा देना है, ठीक है। तो बहुत से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि टॉपिक बड़ा है और हमें पहली क्लास है तो आज मैंने सिर्फ एक टॉपिक पिक किया है, प्लस जो बेसिक्स था आपका नंबर ट्री उसको अच्छे समझना है, ठीक है। तो जो टॉपिक आपको आज पढ़ाया गया है आपको क्या करना है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और जरूर आएगा, ठीक है। हर साल एक चीज होती होगी, जैसे जब एग्जाम टाइम आता है तो हम थोड़ा सा बहुत ही हौश पौश में होते हैं कि अरे ये भी रह गया वो भी रह गया। प्रॉब्लम क्या है कि जब स्टार्टिंग होती है तो वहां से हमको लगता है ठीक है हम आज से नहीं कल से पढ़ेंगे, कल से नहीं परसों से पढ़ेंगे, तो नहीं, आपको अपनी इस हैबिट को ब्रेक करना है। आज से स्टार्ट करो, बहुत छोटा सा टॉपिक है, दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को कैसे इंसर्ट कराना है, ठीक है।
तो जल्दी से आपको इस टॉपिक को शुरू करना है और जो क्वेश्चंस पढ़ाए गए हैं उनको अपनी बुक से, ठीक है, आपको अपनी बुक में सेम टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां से इस टाइप के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। बाकी ये क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को लाइक और शेयर करना है अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अब यही क्लास कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ेगी, हम लोग नेक्स्ट टर्न पर इसके अगला जो भी टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे इन द सेम चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।